नंदपुर नाम का एक खुशनुमा गांव था। गांव छोटा और पिछड़ा जरूर था, लेकिन वहां के लोग हमेशा खुश रहते। हर छोटी खुशी में अपनी बड़ी खुशी ढूंढ लेते थे। नंदपुर गांव में सबसे ज्यादा किसान रुई की खेती करते थे। गांव के एक तरफ बड़ा सा पहाड़ था और दूसरी तरफ एक नदी, जिस वजह गांव से बाहर जाने के लिए हमेशा उन्हें पहाड़ों के जोखिम रास्ते से जाना पड़ता था, जिस वजह से उन्हें और गांव के बच्चों को बड़ी परेशानी होती थी। माँ, आज मैं स्कूल जाऊंगी ना? आज तुम जरूर स्कूल जाओगी। मैं खुद तुम्हें स्कूल छोड़ने आऊंगी। अरे, आज मैं स्कूल जाऊंगी। कंचन मिट्टी को लेकर गांव के चौराहे के पास पहुंचती ही है कि वहां उसे गोपाल नजर आता है। अरे, मिट्टी को लेकर उस तरफ कहाँ जा रही हो? मिट्टी को लेकर मैं स्कूल जा रही हूँ, पहाड़ के रास्ते से। लगता है तुम्हें पता नहीं, पहाड़ वाले रास्ते को सरपंच साहब ने बंद कर दिया, क्योंकि पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। अगर किसी के सर पर पत्थर गिर जाए तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। यही तो एक रास्ता था जहाँ से हम गांव से बाहर जा सकते थे। माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मैं तुम्हें आज स्कूल भेज कर ही रहूंगी। कंचन मिट्टी को लेकर गांव के नदी के पास पहुंच जाती है, जहां उसे बड़ी बड़ी मछलियां तैरती हुई नजर आती हैं। वहां वो कैलाश नाव वाले का इंतजार करती है। वहीं गांव के कई मजदूर पहले से ही कैलाश का इंतजार कर रहे थे। बस बेटा, कैलाश काका आ जाए, मैं तुम्हें उनके नाव में बिठाकर शहर के रास्ते से स्कूल छोड़ दूंगी। क्या बताऊं कंचन दीदी, ये कैलाश सुबह से नहीं आया है। आधा दिन बीत गया, हमें भी शहर मजदूरी करने जाना है। दूर से कैलाश अपनी नाव लेकर नदी के तट पर आता है और उनसे कहता है, बताओ कौन कौन जाना चाहता है? सबको 100 रुपए में मैं उस तरफ छोड़ दूंगा। आ जाओ सबके सब। 100 रुपए? कल तो सिर्फ 20 थे, आज तुम हमसे 5 गुना ज्यादा क्यों ले रहे हो? इतने में तो पूरे हफ्ते की सब्जी बन जाए मेरे घर में। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। हमारे मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हो। मुझे मेरे पति की दवाइयाँ लेने शहर जाना है, थोड़ा तो रहम करो। 100 ले जाने का, 100 ले आने का। अगर आना है तो आओ, वरना पहाड़ वाले रास्ते से चले जाओ। अगर वहाँ से गए तो तुम वापस कभी नहीं आ पाओगे। मेरी बेटी की स्कूल की 1 महीने की फीस उतनी है जितनी तुम हमें एक बार ले जाने का बोल रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। कैलाश उनकी बातें अनसुनी करके वहाँ से अपनी नाव घुमाने लगा। तब सारे मजदूरों ने कहा, रुक जाओ कैलाश, मेरे दिन की दिहाड़ी है 400 रुपए। अगर यहाँ रुक गया तो कुछ हाथ ना आएगा। इससे अच्छा यही है कि तुम उसका आधा रख लो। कम से कम 2 वक्त का खाना तो अच्छे से नसीब होगा। उस मजदूर के इतना कहते ही सारी सवारी बिना मन के ही कैलाश के नाव में बैठ गई। लेकिन कंचन के पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो मिट्टी को लेकर चौराहे पर आ गई और सरपंच जी को बुलाने लगी। सरपंच जी, सरपंच जी। क्या हुआ? क्यों इतना चीख रही हो? वो कैलाश हम सबको लूट रहा है। आपके होते हुए भी वो ऐसा कर रहा है। क्या ये सब सही है? इतना कहकर कंचन ने अपनी सारी समस्या सरपंच जी से बताई, जिसे सुनकर सरपंच जी बोले, उस कैलाश की इतनी हिम्मत, उसने ऐसा किया। गांव की बहू बेटियों से वो इस तरह पैसा लूट रहा है। उसे गांव आने दो, मैं उसकी खबर लूंगा। माँ, मैं स्कूल कब जाऊंगी? तुम जरूर स्कूल जाओगी बेटा, चिंता मत करो। कंचन अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। सरपंच नाव वाले कैलाश से मिला हुआ था। जैसे ही शाम हुई, सरपंच कैलाश से अपने हक के पैसे लेने चला गया। आ गया मेरा शेर। लेकिन कैलाश, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि इस तरह से अचानक पैसे ना बढ़ा। इकट्ठा ही 100 रुपए कर दिए। इन गांव वालों को हमें अपना एटीएम बनाना है सरपंच जी। जितना हो सके उतना इनसे पैसे निचोड़ लेने हैं। चल ला, अब मेरा हिस्सा तो लेकर आ।
इसीलिए तो मैंने पहाड़ वाला रास्ता बंद करा दिया। ये लीजिए, पूरे 1000 रुपए हैं। भगवान करे सब ऐसा ही चलता रहे। और ऐसा ही चलता रहा। कैलाश सरपंच के साथ मिलकर गांव वालों को अपने नाव के जरिए लूटता रहा। एक दिन गांव में कुछ सरकारी कर्मचारी एक बड़ी सी नाव लेकर आए। उस बड़ी सी नाव को नदी के किनारे देखते ही सारे गांव वाले वहां जमा हो गए। लगता है कैलाश ने बड़ी सी नाव ले ली। अगर मुझे पता होता कि नाव के व्यापार में इतना पैसा है तो मैं भी एक नाव ले लेता। यहाँ पर कंचन कौन है जो पूरे 3 महीने से सरकार को पत्र लिख रही है? उनसे कह दो सरकार ने सुन ली है और तुम्हारे गांव की समस्या को सुलझाने का फैसला लिया है। मैं यही हूँ। हाँ, मैं ही वो महिला थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गई, वरना हमारा इस गांव में रहना दुश्वार हो रहा था। कृपा करके जल्दी से पुल बनवा दीजिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, कई सारे मजदूर मिलकर इस पुल को बना देंगे। आपके गांव से भी कुछ मुस्टंडे चाहिए होंगे हमें इस पुल को बनवाने के लिए। मैं हूँ ना, मैं और मेरे दोस्त आपकी पूरी सहायता करेंगे। सरपंच और कैलाश दोनों इस पुल के बनने के खिलाफ थे और तो और कंचन से भी नफरत करने लगे। अब क्या करे सरपंच जी, हमारी तो रोजी रोटी चली गई। जितना तुम परेशान हो उससे ज्यादा मैं परेशान हूँ। कुछ तो हमें सोचना होगा। मेरे पास एक उपाय है, जल्दी बताइए। क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? एक बार पुल को बन जाने दो, उससे हम बॉम्ब से उड़ा देंगे। लेकिन हम बॉम्ब कहाँ से लाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। कई साल पहले पहाड़ पर बॉम्ब फोड़कर पहाड़ तोड़ने का सरकार का आदेश था। पहाड़ तो नहीं टूटा लेकिन बॉम्ब रह गया। तब तो हमारा काम हो जाएगा। कल से तुम हमेशा स्कूल टाइम पर जाओगी और वापस भी टाइम पर आओगी। माँ, मुझे तो बस पुल बनने का इंतजार है। और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में सरकारी कर्मचारियों ने पुल बनाकर तैयार कर दिया। सारे गांव वाले सो गए थे और पुल के उद्घाटन होने का इंतजार करने लगे। लेकिन सरपंच के कहने से कैलाश ने उस पुल पर बॉम्ब लगा दिया। हट जा कैलाश वहाँ से, मैं इसका बटन दबाने वाला हूँ। कैलाश वहाँ से हट गया। तब सरपंच ने जोर से उस बॉम्ब के दूसरे हिस्से को दबा दिया, लेकिन बॉम्ब का बारूद पुराना और कमजोर होने की वजह से पुल आधा ही टूटा। अब हम क्या करेंगे? ये पुल तो आधा टूटा हुआ है। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। एक काम करो, हमारे पास खेतों में पूरे 10 एकड़ खेत की रुई रखी हुई है। उस रुई को लाकर इस पुल को ढक दो। और कैलाश ने वैसा ही किया। उस टूटे फूटे पुल को बहुत सारी रुई से ढक दिया, जिससे वो पुल टूटा हुआ नजर ही नहीं आ रहा था। पुल को ढककर दोनों सुबह उस पुल के उद्घाटन समारोह में भी चले गए, ताकि किसी को शक न हो। माँ, सबसे पहले पुल में आज मैं जाऊंगी। आप सब तो हमेशा ही जाने वाले हो। ये भी कोई कहने की बात है? सबसे पहले पुल बिट्टी ही क्रॉस करेगी। बिट्टी और अन्य गांव वालों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि सीमेंट का पुल अब रुई का पुल बन गया है। बिट्टी खुशी खुशी पुल पर दौड़ते हुए गई और जैसे ही उसने अपना कदम रुई के पुल पर रखा, रुई के कमजोर होने की वजह से बिट्टी पानी में गिर गई। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, माँ, कोई मेरी बेटी को बचाओ। अरे, ये कैसा पुल बना दिया है? कोई बचाओ मेरी बच्ची को, बचाओ। बिट्टी को नीचे गिरता देख सब दंग रह गए थे। सरपंच और कैलाश मौका देखते ही भागने की फिराक में थे। पूरा गांव वहां खड़ा था, लेकिन बिट्टी को बचाने के लिए नदी में कोई भी नहीं कूदा। उतने में एक बड़े से मछलियों के राजा ने बिट्टी को डूबने से बचा लिया। मछलियों के राजा ने बिट्टी को अपने ऊपर बिठाकर नदी पार कराई और उसे किनारे पर लेकर आया। इन सब के पीछे उस घुसखोर सरपंच और नाव वाले कैलाश का काम है। पहाड़ों को तो पहले से ही तोड़ दिया, अब हमारी इस पवित्र नदी को भी खराब करना चाहते हैं। आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। इन सब में तुम लोगों की और इस प्यारी बच्ची की कोई गलती नहीं है। इस वजह से मैं तुम सबको एक वरदान देता हूँ कि ये रुई का पुल
अब असली हो जाएगा। कोई भी अभागा व्यक्ति इस पुल से नीचे नहीं गिरेगा, ये मेरा वरदान है। मछलियों का राजा इतना कहकर वहाँ से चला गया। सरपंच और कैलाश को सबने पुलिस के हवाले कर दिया और खुशी खुशी उस रुई के पुल का इस्तेमाल करने लगे। बिट्टी भी अब रुई के पुल से स्कूल जाने लगी। रायपुर गांव में मोहन और सोनू नाम के दो भाई रहते थे। मोहन की शादी हो चुकी थी, सोनू अभी कुंवारा था। सोनू, मेरी मौसी की लड़की ब्याह करने लायक हो गई है, बहुत सुंदर लड़की है, तुम्हारे साथ उसका ब्याह कराऊं? अरे भाभी, आप तो हमेशा शादी की बात करती रहती हैं। हो जाएगी शादी वादी, जल्दी क्या है। उम्र निकल जाएगी, फिर हमसे मत कहना। मेरे स्मार्ट भाई को स्मार्ट बहू ही चाहिए। चलो सोनू, खेत पर जाने का समय हो गया है। मोहन और सोनू अंगूर की खेती किया करते थे। दोनों बड़ी मेहनत से खेत जोतते, खेत में पानी लगाते और फिर बीज बोते। 3-4 महीने इस तरह मेहनत करने के बाद खेत में अंगूर की फसल आ जाती। मोहन की पत्नी खेत पर खाना लेकर पहुंचती है। भाभी, मेहनत करने के बाद आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर मजा ही आ जाता है। मेरी चचेरी बहन की ननद ब्याह लायक हो गई है, शादी करो उससे तो बताओ। लगता है आप मेरा ब्याह कराए बिना नहीं मानेंगी, लेकिन आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। मैंने लड़की ढूंढ ली है, पढ़ी लिखी लड़की है। सोनू अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। एक दिन मोहन अंगूरों को इकट्ठा करके मंडी में ले जाता है और अंगूर बेचकर पैसे घर ले आता है। अरे सोनू, इस बार अंगूर का बहुत बढ़िया भाव मिला है, पूरे 80,000 के बिके हैं। ये ले 40,000। सोनू पैसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। लो नीरज, पैसे तिजोरी में रख दो। कितने रुपए दिए हैं तुम्हारे भैया ने, पहले गिन तो लो। ये कैसी बातें कर रही हो नीरज, 40,000 है, भैया ने दिए हैं, तो गिनने की क्या जरूरत। जरूरत है, तुम नहीं गिनोगे तो मैं गिनूंगी। और 40,000 ही क्यों दिए हैं? तुम्हें उनके साथ मंडी जाना चाहिए था। 1 लाख से कम में अंगूर नहीं बिके होंगे। 60,000 उन्होंने खुद रख लिए होंगे और 40,000 तुम्हें पकड़ा दिए। ऐसा नहीं है नीरज, भैया बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार नहीं है, बल्कि तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। सोनू की पत्नी मोहन के खिलाफ सोनू को भड़का देती है। सोनू अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। वो गुस्से में मोहन के पास जाता है। भैया, मुझे हिसाब चाहिए और आज से आधा खेत आपका और आधा खेत मेरा। दोनों अलग अलग खेती करेंगे और अलग अलग ही रहेंगे। अगले सीजन में मोहन अपनी खेती अलग करता है और सोनू अलग। मोहन बैलगाड़ी से खेत जोतता है, सोनू ट्रैक्टर से जोतता है। मोहन कुएं से पानी निकालकर हाथों से सिंचाई करता है और सोनू पंप से सिंचाई करता है। मोहन प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करता है, सोनू रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता है और अपने खेत में जमकर कीटनाशकों का प्रयोग करता है। मोहन के खेत में बहुत बढ़िया खेती होती है। मोहन के अंगूर बड़े और मीठे होते हैं, जबकि सोनू के अंगूर खट्टे और कड़वे होते हैं। सोनू रात में अपनी पत्नी से कहता है, मोहन भैया का अंगूर इतना बढ़िया हुआ है और हमारे अंगूर बिल्कुल खट्टे और कड़वे हैं। हमने मोहन भैया से अलग होकर अपना ही नुकसान कर लिया। नीरज सोनू की बातें सुनकर चिढ़ जाती है। जब रात में सब सो जाते हैं तो वो मिट्टी का तेल लेकर मोहन के खेत में जाती है और पूरा खेत जलाकर राख कर देती है। अगले दिन मोहन जब खेत पर पहुंचता है तो जली हुई फसल को देखकर खूब रोता है। मोहन फिर भी सोनू और सोनू की पत्नी पर शक नहीं करता। कहीं ये काम सोनू या उसकी पत्नी का तो नहीं? नहीं, सोनू मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ना ऐसा करेगा और ना किसी को करने देगा। मोहन रोता हुआ सिद्ध बाबा के पास पहुंचता है। आओ मोहन, बड़े दिन बाद आए और रो क्यों रहे हो? बाबा, मेरी सारी फसल किसी ने जला दी। समझ नहीं आ रहा
अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? चिंता मत करो पुत्र, जिसने हमें जन्म दिया है वो परमात्मा सबका ध्यान रखता है। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर घर जाओ। मोहन अपने घर लौटता है। वो देखता है कि छत से एक अंगूर की बेल लटक रही है। अंगूर की बेल कहाँ से आ रही है? मोहन उस बेल को पकड़कर नीचे खींचता है। वो और लंबी हो जाती है। मोहन बेल को नीचे खींचता जाता है, लेकिन बेल और लंबी होती चली जाती है, खत्म ही नहीं होती। अरे सुनती हो, जल्दी यहाँ आओ, ये देखो अंगूर की बेल। मोहन और उसकी पत्नी अंगूर की बेल में से अंगूर तोड़कर बोरी में इकट्ठे कर लेते हैं। तुम इतने अंगूर जाकर बेच आओ, तब तक मैं बेल खींच कर और अंगूर तोड़ लेती हूँ। जादुई अंगूर की बेल के अंगूर बेचकर मोहन को बहुत फायदा होता है। वो अपनी पत्नी के लिए साड़ी और बहुत सारी खाने पीने की चीजें लेकर आता है। उधर सोनू भी अपने अंगूर मंडी में लेकर जाता है, लेकिन उसके खट्टे और कड़वे अंगूर कोई दुकानदार खरीदते ही नहीं। परेशान होकर सोनू सारे अंगूर फेंककर चला जाता है और घर आकर रोने लगता है। शाम को जब मोहन और उसकी पत्नी खाना खा रहे होते हैं, तो सोनू अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंचता है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने ही आपकी फसल जलाई थी। हमें माफ कर दीजिए भैया, हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं सोनू, कभी कभी छोटों से गलती हो जाती है, बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। अब से हम सब मिलकर ही रहेंगे। जग्गू नाम का एक केला बेचने वाला हीरापुर गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। जग्गू का परिवार सुबह जल्दी उठ जाता था। पापा, जब सोनू छोटा था तो ये अपने कच्चे में सुसु कर लेता था ना। तभी मम्मी इसके डंडे पेलती थी। तू भी तो जब छोटी थी तो तेरी नाक बहती रहती थी, इसीलिए मम्मी तेरी नाक में चिमटा लगा दिया करती थी ताकि तेरी नाक बाहर ना आ जाए। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरे का मजाक बनाना बंद करो और जाकर नहा लो। जग्गू सुबह सुबह मंडी जाकर केले खरीद लेता। फिर वह अपना ठेला सेंट्रल पार्क के गेट पर खड़ा कर लेता। आइए मैडम, बहन जी, बाबूजी, बढ़िया ताजे मीठे केले खाइए। आइए मैडम। बहन जी, बाबूजी, बढ़िया ताजे मीठे केले खाइए, मात्र 40 रुपए दर्जन। जग्गू के केले बिक तो जाते थे, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। हमारे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, इतने कम कमाई में घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं तो हमारी शादी के पहले से ये काम करता आ रहा हूँ। मेरे पापा भी केले बेचा करते थे। आप केले ही बेचिए, लेकिन केले मंडी से मत खरीदिए। मंडी से केले खरीद कर बेचने में आपको ज्यादा लाभ नहीं हो पाता। तो कहाँ से खरीदूं? कहीं से मत खरीदो, अपने केले खुद उगाओ। मेरे गहने बेच दो और एक छोटा सा खेत खरीद कर उसमें केले के पेड़ के बीज बो दो। इस तरह जब हम खुद के खेत से उगे केले बेचेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। जग्गू अपनी पत्नी के गहने बेचकर एक खेत खरीदता है और उसमें केले के पेड़ उगाता है। कुछ दिनों बाद केले के पेड़ बड़े बड़े हो गए और उन पर केले आने लगे। जग्गू अब अपने खेत के उगे केले सीधे ले जाकर बेचता। उसे खूब प्रॉफिट होने लगा। उसने एक नया घर खरीद लिया और अपने बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया। बच्चों, जल्दी सो जाओ, कल हम सर्कस घूमने चलेंगे। उस रात भयानक तूफान आता है और गांव में कुछ लोगों के मकान तक गिर जाते हैं। कहीं तूफान ने हमारे केले के पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाया हो। अगले दिन जब तूफान शांत हो गया तो जग्गू अपने खेत पर गया। वही हुआ जिसका उसे डर था।
तूफान में सारे केले के पेड़ उखड़ गए थे। अरे ये क्या हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब मैं क्या बेचूंगा, क्या खाऊंगा, अपने बच्चों की फीस कैसे जमा करूंगा। तभी जग्गू ने देखा खेत के किनारे पर एक पेड़ बच गया है। ये छोटा पेड़ तूफान में बच गया, लेकिन पता नहीं इसके केले अभी पके होंगे या नहीं। जग्गू पेड़ से एक केला तोड़कर उसका छिलका छीलता है। वह देखता है कि अंदर सोने का केला है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ऊपर से तो ये केला एकदम साधारण केला दिख रहा है और अंदर इसमें सोना है। जग्गू दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बुला कर लाता है। उसकी पत्नी भी एक केला छील कर देखती है। उस केले में भी अंदर सोना निकलता है। लगता है इस पेड़ के केलों के अंदर सोना भरा हुआ है। सोना देने वाला केले का पेड़ पाकर जग्गू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने कुछ सोना बेचकर केले के पेड़ों के बीज खरीदे और दोबारा अपने खेत में केले के पेड़ उगाए। तूफान में जिन लोगों के घर गिर गए थे, जग्गू ने उन्हें एक एक सोने का केला देकर उनकी मदद की। गांव में राघव नाम का एक सुनार रहता था। जब उसे पता लगा कि जग्गू के पास एक ऐसा पेड़ है जिसके केलों के अंदर सोना निकलता है, तो उसका मूड खराब हो गया। मैं इस गांव का सुनार हूँ, वो पेड़ मुझे मिलना चाहिए था। उस जग्गू गरीब को ये पेड़ कैसे मिल गया? ये तो वही बात हो गई कि लंगूर को अंगूर मिल जाए, शेर की जगह जंगल में होती है। ऐसे ही उस सोने के केले देने वाले पेड़ की जगह मेरे घर में है। एक दिन जब जग्गू खेत पर जा रहा था तो राघव उसके पीछे पीछे लग गया। राघव ने देख लिया कि खेत में सबसे किनारे पर जो पेड़ है उसी के केलों के अंदर सोना निकलता है। उस रात जब पूरा गांव सो गया तो राघव वह पूरा पेड़ उखाड़कर अपने घर ले गया। उसने वह पेड़ अपने घर में गाड़ दिया। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। राघव पेड़ से एक केला तोड़कर उसका छिलका हटाता है, लेकिन केले के अंदर सोने की जगह साधारण केला निकलता है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल सही पेड़ उठाकर लाया हूँ। राघव दूसरा केला तोड़ता है और उसका छिलका हटाता है। उसमें भी सोना नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? राघव एक एक करके पेड़ के सभी केलों के छिलके उतार कर फेंकता रहा, लेकिन उसे किसी भी केले में सोना नहीं मिला। राघव को बहुत क्रोध आ रहा था। सोना कहाँ है? जग्गू के खेत के सारे पेड़ ना उखाड़े तो मेरा नाम भी राघव पुनिया नहीं। राघव गुस्से में बिना देखे आगे बढ़ा। उसे ध्यान नहीं था कि उसने केले के छिलके जमीन पर फेंक रखे हैं। एक केले के छिलके पर उसका पैर पड़ जाता है और वह सिर के बल गिर पड़ता है। राघव का सिर फूट जाता है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ! अरे मर गया रे, कोई बचाओ! दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि दूसरों का बुरा करने के चक्कर में लोग अपने साथ ही बुरा कर बैठते हैं।